बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा और यकीनन आप एहतियात कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इशाल, मुझे ये बताओ कि आप सफ़र कर रहे हो, हवाई सफ़र कर रहे हो, ठीक है, और बोइंग 777 तैयारा है, मतलब कि जिसमें तकरीबन 360 मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। आप टिकट बुक करवाते हैं और जब आप टिकट बुक करवाते हैं, आप अंदर जाते हैं, आपको पता लगता है कि भाई हुआ यह है कि पूरे तैयारे में मैं अकेला शख्स जो हूँ वो सफ़र करने वाला हूँ, तो खौफ आएगा, अच्छा लगेगा, क्या कैफियत? डेफिनेटली खौफ आएगा, क्योंकि आप मतलब एक हवा में आपने तैरना है ये किस्म का, और फिर आप अकेले बैठे हुए हो, मतलब हवा में फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए लोग मौजूद होंगे, अमला मौजूद होगा ना यहाँ, जाहिर सी बात है, मुसाफिरों की बात बस ठीक है, लेकिन वो भी एक खतरनाक एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब मैं तो डर जाऊंगा। अच्छा जी, ऐसा हुआ है, ये सिर्फ मतलब कि ख्याली बात नहीं है। एमिरेट्स की हम बात कर रहे हैं, बोइंग 777 तैयारा उनका मुंबई से दुबई के लिए उड़ रहा था। एक शख्स ने बुकिंग करवाई, 18,000 रुपये इंडियन जो रुपीज़ हैं उसमें उसने टिकट खरीदी। टिकट खरीद के जब उधर पहुंचा तो पता चला कि तैयारे में तो और किसी ने बुकिंग ही नहीं करवाई हुई, और सिर्फ वजह क्या थी? बस पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन ये 20 साल से वो शख्स जो है ट्रैवल कर रहा है और मुंबई से दुबई, दुबई से मुंबई जाता है, और वो कहता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने 18,000 इंडियन रुपीज़ में अकेले सफ़र किया है, और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कहा कि मुझे तो खौफ आ रहा होगा, वो उनसे जब मौसूफ से पूछा गया ना तो उनका जी मुझे नींद आ गई, मैं चाह रहा था कि मैं जागता रहूं और मैं बहुत खुश था, मैं अच्छा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, और जब मैं उधर उतरा तो फिर मेरी आंख खुली, मुझे हुआ भी, लेकिन मैंने तस्वीरें ली, मैंने वीडियोस बनाई हैं, और पूरे तैयारे के अमले ने जब वो दाखिल हुए तो तालियां मार के उनका वेलकम अच्छा, इसके रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद उस टाइम पे कोई फ़्लाइट होगी नहीं, और क्योंकि वो बुकिंग करवा चुके हुए थे, तो एक एयरलाइन ने अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एक अकेले पैसेंजर के लिए उन्होंने उड़ान भरी, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब हमेशा ऐसा होता नहीं है, अगर हम देखें कि 1-2 पैसेंजर भी नहीं है, 3 है, 4 है, 5 भी हैं, तो भी फ्लाइट्स क्या करती हैं कि वो कैंसिल कर दी जाती हैं या फिर लेट कर दी जाती हैं। अब देखें जी, 18,000 इंडियन रुपए जो हैं उस शख्स का खर्चा आया, और 20 से 25 लाख रुपए उस तैयारे को उड़ाने में उस कंपनी का खर्चा आया कि वो उधर लेकर गए हैं और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया। उन्होंने कमिटमेंट कर ली हुई थी, आप उनको टिकट जारी किया हुआ था, तो ऑब्वियसली उन्होंने जाना था, उड़ान भरनी थी। चले ठीक है। इसके साथ देखिए, इशाल ने कहा कि मुझे तो खौफ आएगा। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी कहा गया था पीछे, आपको याद होगा कि यहाँ से जिम्बाब्वे जाना है और अकेले आपको जो है हम एक तैयारे पे भेजेंगे, उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा था मैं टूर पे नहीं जाऊँगा, मुझे तो खौफ आएगा अकेले तैयारे में। तो खैर, कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं और अकेले आप तैयारे में मौजूद हैं, सिर्फ हमला है, थोड़ा सा मुसाफिर कोई भी नहीं है। बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस है। पता नहीं कितने लोग आप में से हैं जो करना चाहेंगे, हम दोनों तो बिल्कुल ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। हम सबसे पहले हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 3-4 रोज़ में हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है, जो एक खुशाइन बात है, मगर ख़तरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम सबको सख्त एहतियात करना होगी। इस्लामाबाद की बात की जाए विशाल, तो गुज़श्ता रोज़ आलमी वबा के बायस एक और डॉक्टर जो हैं जान की बाजी हार गए हैं। कॉस्मेटिक सर्जन थे ये, मोहम्मद अहमद इनका नाम था। पेम्स अस्पताल में ये 2 हफ्ते तक तकरीबन वेंटिलेटर पर रहे और फिर वो जाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। और उधर मुल्क में गुज़श्ता रोज़ जो 19 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई थी, हमने आपको कल भी बताया था। जबकि पाकिस्तान में जो तैयार कोरोना वैक्सीन है उसका आम इस्तेमाल जो है उसकी भी इजाज़त मिल चुकी है, तो जिसको पाक वैक कोरोना वैक्सीन का नाम दिया गया है, और ये भी आम इस्तेमाल के लिए रवां हफ्ते से ही दस्तयाब होगी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन जो है वो अब बनाई जा रही है ताकि आवाम को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़राए वज़ारत सेहत ये बता रहे हैं कि पाक वैक को सर्टिफिकेट ड्रैप की NCLB ने जारी किया है। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियाँ जारी रखने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने आवाम के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब केसेस कम हो रहे हैं, अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अगर अवाम ने ताउन जारी रखा तो वबा के फैलाव को
हम रोक सकेंगे। बिल्कुल। और अगर इस वक्त हम कराची की बात कर लें तो कराची में केसेस की शरह है 8.34% और हैदराबाद में केसेस की जो शरह है वो 4.42% है। दीगर इस्लाम में भी 3.3% है। और हम ओवरऑल अगर सिंध की सूरत हाल देखें तो केसेस जो है वो बतदरीज बढ़ रहे थे, जिसके ऊपर सख्त फैसले किए गए। कहा यह जा रहा था कि अगर हालात जो है वो बेहतर नहीं होते हैं तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है या फिर सख्त किस्म के जो फैसले हैं वो भी किए जा सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया कि सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या फैसले कर रही है, पहले वो सुन लेते हैं। शहरियों को मुखातिब होकर ये गुजारिश फिर करना चाहूँगा, सख्तियाँ हमने की हैं ये कुछ रोज़ और अपनाएं, इनको फॉलो करें ताकि ये जो पॉजिटिविटी रेशो 10% से कम हो गया है कराची शहर में और हैदराबाद में 5% से कम हो गया है, इसको बिल्कुल हम मिनिमाइज़ कर दें। और इसके लिए सिंध हुकूमत ने ये भी दरख्वास्त की है कि जगह जगह हमने जो वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं वो आपकी फ़लाह के लिए हैं। आप जाइए, अपने घर वालों को लेके जाइए और मुफ्त वैक्सीन लगाइए ताकि कोरोना वायरस की वबा से आप अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें, अपने घर वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें। इंशाअल्लाह आपकी कोऑपरेशन के साथ, आपकी मदद के साथ अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो कोई बईद नहीं कि हम चीज़ों को सख्ती से नरमी की तरफ ले जा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप सिंध हुकूमत का साथ देंगे, अपना साथ देंगे और इस तरीके से हम मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देने की पोजीशन में आ जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है क्या? लॉकडाउन लगाया गया, पाबंदियाँ कुछ जो हैं वो लगाई गई, कितनी बेहतरी आ रही है? क्या बेहतर नताइज जो है अब वो मिल रहे हैं हुकूमत को? आपको पता है कि एक टेस्टेड मेकानिज़म है कि आप लॉकडाउन को उसी तरह से लॉकडाउन करने से ही आप जो है इस वायरस के, या फिर लोग वॉलंटियर नहीं कर रहे थे तो हमें ज़ाहिर थोड़ी सख्ती करना पड़ी, लेकिन उसके रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं। हमारा जो है वो जो टास्क फोर्स की मीटिंग इनफैक्ट जो कल हुई थी उसमें भी हमने ये देखा है कि वो जो ट्रेंड है वो स्लाइटली डाउनवर्ड्स आया है, लेकिन अभी हमें चूँकि ये 1-2 हफ्ते पूरा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, इसलिए हमने जो लॉकडाउन है उसको हमने एक्सटेंड किया है, पर्टिकुलरली इन सिंध में। बाकी सूबों में तो चूँकि ट्रेंड जो लॉकडाउन पहले था वहाँ पर चूँकि सख्ती ज़्यादा थी और केसेस भी ज़्यादा थे, तो और कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है और ये रिस्पॉन्स हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का। और हमारे जो भी हैं उनको, जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं या बाकी जो लोग हैं, रियली थैंकफुल कि अब उनके ताउन की वजह से ये थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो आ रहा है। पॉजिटिव ट्रेंड इन द सेंस के अब केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये स्टार्ट है। अभी हमें अगले 2 हफ्ते पूरा जो है वो इसको इसी ट्रेंड को जो है वो इसी तरह से हमने अपने आप पे पाबंदी रखनी है और इसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट। कासिम सुमरो साहब, हमने ये भी देखा कि सिंध में तकरीबन 1 लाख अफराद ने दूसरी डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई, इसकी क्या वजह समझते हैं और उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आप किस तरह से राग़िब करेंगे? ये भी कल हमारी जो टास्क फोर्स की मीटिंग उसमें डिस्कस हुआ था और उस पर डिटेल में हमारी डिलिब्रेशन हुई है और हमने उनके तमाम पते एड्रेसेस जो हैं वी हैव डायरेक्ट टीम्स, ख़ासतौर पर जो हमारे जो DHO लेवल का जो स्टाफ है उनको हमने रिक्वेस्ट की है। इनफैक्ट हमारी ऑफिशियली एक लेटर किया है कि आप उनको ट्रेस आउट करें और उनकी जो सेकेंड डोजेज़ हैं उनको मेक श्योर करें। लोगों के लिए भी हमारी अपील यही है कि आपने एक फर्स्ट डोज करवाया है, यही हमारा मुस्तकबिल में हल है इस बात का कि हमें जो है वो हम इस पेंडेमिक से छुटकारा पा सकेंगे। तो हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों को इस पे पाबंद किया है कि वो मेक श्योर करें कि जो सेकंड डोज, जिनका फर्स्ट डोज लगा है उनका सेकंड डोज भी लगे, वो सेंटरों पे आएँ और उनको या उनके घरों में जो अगर कोई डिसेबल है या किसी किस्म की घरों पे फैसिलिटी चाहिए तो वी रेडी टू प्रोवाइड देम, मेक श्योर कि ऑल दीज पीपल शुड बी। अच्छा कासिम सुमरो साहब, ये भी बता दीजिएगा, लोग जानना चाह रहे हैं कि सिंध में जो है सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, इस वक्त सख्ती भी की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, मज़ीद कितने दिन जो है ये सख्ती रहेगी, कितने दिन बाद हम उम्मीद रखें कि कुछ नरमी की जाएगी हुकूमत की जानिब से?
अभी नरमी उस वक्त हम करेंगे जब ये ट्रेंड जारी रहे और लोग उस वक्त तक हमें जो रेशो है वो एक सर्टेन परसेंटेज या 5% से बिलो तक नहीं जाता, उस वक्त तक हम इसी को जो है ना वो अभी लॉकडाउन को हम जारी रखेंगे। वी विल कीप ऑन, हम हर हफ्ते मॉनिटर करते हैं, हर हफ्ते में ट्वाइस हमारी जो है ना वज़ीर आला साहब, हमारी जो पूरी टास्क फोर्स के अंडर में जो टीम है जिसमें हमारी वज़ीर सेहत साहिबा और बाकी सारे लोग बैठते हैं, बाकी वज़रा भी होते हैं, तो हम उसको जारी रखेंगे। लेकिन हम अभी चाहेंगे कि अभी चूँकि देखें आप हॉस्पिटलाइजेशन आपके पास काफ़ी जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रेंड है वो ईद के दिन और ईद के बाद वाली ये सारी जो है ना वो एक दो हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा। ठीक है, तो फिर हम इस पे सोचेंगे कि हम इसको नरम करें। फिलहाल जो है वो ये अगले जो जिस तरह हमने अनाउंस किया है अप टू 6 तक, तो उससे ये इसी तरह से सख्ती रहेगी। ठीक है कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे हम चलेंगे, अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की बात करेंगे। खासा शोर है इस हवाले से, बात की जाती है कि जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे पीपल्स पार्टी सिर्फ उसको सुन रही होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, उनमें कुछ तालमेल भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने बयानात जो देखे ना खुल के जो सामने आए हैं पीडीएम का, वैसे तो शराजा बिखरता हुआ हमें नज़र आया था और फिर हमने अब देखा कि टोटली बिखर ही चुका है, लेकिन शमूलियत वापस हो पाएगी पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, या फिर नहीं हो पाएगी, उसके हवाले से भी जो वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं ना वो इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि तमाम जमातें फिर से मिल के बैठें, लेकिन पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद में वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो नाकामी से दो चार होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जिसकी वाज़े मिसाल नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया था वो है, जिसमें दावत के बावजूद पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो हमें नज़र नहीं आए। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जी कि हमारी जो थी सीनियर क़यादत तो वहाँ पर मौजूद थी ही। खैर दूसरी जानिब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा और सीनियर पार्टी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तो जारहाना बयानात जो हैं वो जलती पर इस वक्त तेल का काम कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत के मूड में नज़र नहीं आ रही है, और दोनों जानिब से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो वो पीडीएम जिसने नारा लगाया था कि जी कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए निकले हैं, हम महंगाई को ख़त्म करने के लिए निकले हैं, वो ख़ुद ख़त्म होते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी का इस वक्त स्टैंड है क्या पीपल्स पार्टी चाहती भी है वापस आना या नहीं चाहती? बात करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा पीपल्स पार्टी से कोई रब्ते किए जा रहे हैं? अगर आप समझते हैं कुछ संजीदा कोशिश की जा रही है वापस बुलाने की, और पीपल्स पार्टी चाहती भी है या नहीं चाहती वापस जाना, मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का? देखिए बुनियादी बात यह है कि पीडीएम में वापसी की बात नहीं है और ना ही किसी दरख्वास्त की बात है। हमारा बड़ा सीधा मौक़िफ़ था कि जो पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी ने हमें नोटिस दिया जी, उस नोटिस पे हमने कहा वो अपॉलॉजी टेंडर करें, और पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर और एएनपी के बगैर पीडीएम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पीडीएम 10 जमातों का मजमूआ है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। अगर दीगर जमातें जो अब ख्याल जमातें हैं कोई इताअत करती हैं तो वो फिर उसको पीडीएम नहीं कह सकते, आप उन जमातों का इताअत कह सकते हैं, अपोजिशन की जमातों का। ठीक है, और बात दरख्वास्त की नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो हमारी सीसी का डिसीजन था, हमारे चेयरमैन का डिसीजन था उसमें कि ये शो काज नोटिस करने पे अपॉलॉजी टेंडर करें, फिर हम समझते हैं कि हम इस सारे अमल में शरीक होंगे। तो बुखारी साहब, क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान की माजरत की शर्त पर कायम है? फिर देखें, बात फिर मैंने वजाहत कर दी कि पीडीएम पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम के एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो हम ख्याल जमातें तो हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इत्तेहादों में शो कॉज नोटिस नहीं होते। हमने इत्तेहाद देखे, एआरडी का इत्तेहाद था, एमआरडी का हमने ज़िया-उल-हक के ज़माने में इत्तेहाद देखा, और वहाँ पे इत्तेहाद की सरबराही बाय रोटेशन चलती थी। और जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और जो मौलाना फजलुर रहमान ने, ये इत्तेहाद को आगे लेके जाने की पेशरफ्त ऐसे नज़र नहीं आती। वो नहीं चाहते कि इस हुकूमत से आवाम की जान खुलासी कराई जाए, वो नहीं चाहते कि इस नायल हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। और जब से
ये इख्तलाफात हुए इस PDM की जमातों में, ये जो यकजा जमातें थीं उनकी क्या कारकर्दगी है, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या उन्होंने इक़दाम उठाए जिससे वो समझे कि PDM का जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं हम अचीव करने में कामयाब मीर हुए। बुखारी साहब, मसला ये भी है कि किस तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलानी है, इस्तीफ़े देने या नहीं देने। अगर पीपल्स पार्टी वापस PDM में चली भी जाती है तो हुकूमत मुखालिफ मुहिम किस तरह चलाई जाएगी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या, और अगर नहीं जाते तो फिर पीपल्स पार्टी के अकेले हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाएगी? हम कहते हैं हमारे बगैर PDM एग्जिस्ट ही नहीं करती। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM है नहीं है। अगर दीगर जमातें वहाँ, हाँ ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो PDM की दीगर जमातें और हम मुश्तरका जदोजहद करने को तैयार हैं, बिल्कुल हम जदोजहद करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो कंडीशंस हैं, शो कॉज नोटिस पे जो कंडीशन है उस पर वो अमल दरामद करें, उस पर अपॉलॉजी टेंडर करें, फिर हम आगे चल सकते हैं इनके साथ। चलें ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ही उनका मौक़िफ़ समझा जाए, नून लीग का मौक़िफ़ समझा जाए। क्या ऐसा कहने से मरियम नवाज़ ग्रुप जो है वो PP के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा? क्या नून लीग अपने अंदर ही तोड़ फोड़ का शिकार नहीं हो जाएगी? बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एनलिस्टेड है इलेक्शन कमीशन के पास, उनके सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, और जब सरबराही इजलास होता था शहबाज शरीफ साहब इसलिए शरीक नहीं हो सकते थे कि वो जेल में थे। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी नुमाइंदगी पहले उनकी वाइस प्रेसिडेंट करती थी और उनका डेलीगेशन होता था। अब शहबाज शरीफ साहब जमानत पे हैं। अब जब सरबराही इजलास होगा तो जाहिर है उसमें शहबाज शरीफ साहब शरीक हो गए और अपना डेलीगेशन लेके आएंगे, किरदार अदा करेंगे। आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लचक कहीं से भी नज़र जो है वो नहीं आ रही है। इशाल दोनों तरफ से जो है बयानबाजी भी की जा रही है, और PDM का जो शराजा था, जिस तरह से तुमने भी अभी कहा कि वो तो पहले ही बिखर चुका हुआ था, पता नहीं किस चीज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, और पीपल्स पार्टी के बगैर PDM का मुस्तकबिल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं यहाँ पर नाज़रीन जाते जाते हमजा की आज बर्थडे है, हमजा को विश करना चाहूँगी। हमजा कितने साल के हो गए हैं आप? हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और आपके लिए बड़ी अच्छी खबर भी लेकर आए हैं कि अब आपको जो महंगी बिजली के झटके हैं उनसे आपको जो है ना वो काफ़ी सुकून मिल जाएगा। लोड शेडिंग के फिक्रों से भी आपको मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। पाकिस्तान में भी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, मगर माजी की हुकूमतें न जाने क्यों तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जाने बढ़ने से हिचकिचाती रही हैं, लेकिन जो अब हुकूमत है वो शमसी तवानाई से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने का सोच रहे हैं। हाँ जी, हम कर भी सकते हैं, मतलब कि जहाँ सारा साल सूरज की रोशनी दस्तयाब है जिस मुल्क में, वहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता है। मगर तमाम तर कुदरती नवाजिशात के बावजूद महज 1.16% बिजली के असूल का जरिया शमसी तवानाई है। माहिरीन का कहना है कि मुतबादिल तवानाई से 2900 गीगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करना मुमकिन है। मगर ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ली जाए, पॉलिसी साज अहलकारों की बात कर ली जाए, मतलब कि लॉबीज़ की बात कर ली जाए, जो हाइड्रो पावर लॉबीज़ हैं, शमसी तवानाई के दायरे को फैलाने में बड़ी रुकावटें हमें जो है ना इशाल वो लेकिन इसमें एक खुशाइंद बात भी है, और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो दौर में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। लिया में हमने देखा कि चौबारा के मुकाम पर ये पाकिस्तान की तारीख का सस्ते तरीन 100 मेगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, और रवां साल मुकम्मल भी होगा, जिससे 50,000 अफराद के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, और साथ ही साथ सस्ती बिजली जो है, ये सस्ती बिजली आप कह सकते हैं, बल्कि फ्री की कह सकते हैं कि आपको दस्तयाब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग वैसे घरों में भी परेशान हैं कि हम क्यों नहीं सोलर लगवा सकते, इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें, इस तरह की जो बातें हैं वो की जाती हैं। दूसरा, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो मंसूबा पंजाब हुकूमत का था, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर मलिक साहब, वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपकी वजारत ने सरकारी इदारों को सोलर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, और अब तक कितने इदारे सोलर मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और गुड मॉर्निंग कहता हूं।
पहले दो बातें मैं छोटी सी अर्ज़ करूंगा कि जो पिछली हुकूमतें थी, लोगों में एक कंसेप्ट है कि बिजली बड़ी महंगी है, और ये मैं लोगों को, आम लोगों के इल्म के लिए लाना चाहता हूँ कि जो मुआहदे बिजली के इन्होंने किए थे वो हमें किए कराए मिले हैं। उसमें हमने कोई ऐसा मुआहदा अवाम के ख़िलाफ़ नहीं किया, अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ और अवाम की जो बेहतरी है उसके ख़िलाफ़ कोई मुआहदा हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमें मुआहदे हुए हवाए मिले हैं और वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तो उसमें कोई तब्दीलियाँ भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकती। जो बिजली के रेट्स हैं वो सारे इन्हीं के पैदा करदा है, और जो आवाम पर बोझ है वो भी इन्हीं का पैदा करदा है। हम उस बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुजरिमाना जो इन्होंने फेल किया था वो ये था कि जाते हुए 2016 में ये रिन्यूएबल एनर्जी पर बैन लगा गए थे। तो इसलिए लगा गए थे कि इनके जो RLNG के प्रोजेक्ट्स थे जिनमें इन्होंने कमीशन खाने थे वो आगे चल नहीं सकते थे। हमने पहले आते ही उस पॉलिसी को चेंज किया, इंपोर्टेड फ्यूल पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने पर पाबंदी आयद की, और जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जो अपने हमारे मुल्क के हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमने अपना लाइहा अमल तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और इमरान खान के विजन के मुताबिक इस पंजाब को सोलर सूबा डिक्लेयर किया है, और इसमें 95,000 जो पब्लिक कनेक्शंस हैं, जो सरकारी कनेक्शन है, जिनका हम कुछ 37 से 40 अरब के करीब बिजली का बिल देते हैं वापडा को, उसको हमने फेजेस में उससे सोलर पे शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया है। उसमें हमने दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ। मलिक साहब, आम आवाम जो है वो सोलर एनर्जी को किस तरीके से लगवा सकते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है ये, या बहुत ही महंगी होती है सोलर एनर्जी का सिस्टम लगवाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनके लिए क्या हिकमत अमली अपने अपनाई है? देखिए, ये बदकिस्मती से जो कोरोना का जो इशू आया उसकी वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होनी थी सोलर की वो उस पैमाने पर हो नहीं रही जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 साल से, क्योंकि ये कोरोना की वजह से आमदोरफ्त बैरूनी लोगों की बंद है, तो उस वजह से थोड़ा ये डिले हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को इंडिपेंडेंट सोलर सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना नामुमकिन है, बल्कि अगर बिछाई जाए तो बहुत कास्टली पड़ती हैं, उनके लिए भी हम सोलर सोल्यूशन लेकर जा रहे हैं। जो ऑफ ग्रिड विलेजेस हैं जहाँ पे ग्रिड स्टेशन नहीं है उनको हम सोलर देने जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि दो चीज़ें हम कर रहे हैं। जी। एक तो हम सारे पब्लिक कनेक्शंस इंशाल्लाह फेजेस में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2400 के करीब पूरे पंजाब में बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनको सोलराइज करने का इफ्तिताह किया, और वो लइये से हमने करवाया, और ये इंशाल्लाह जुलाई तक ये हम इनको 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट करके देंगे। 2400 जो पूरे पंजाब में, किसी एक ज़िले के लिए नहीं है, एक तहसील के लिए है। दूसरी, जो 11,000 प्राइमरी स्कूल हम सोलर पर कर चुके हैं आज की डेट तक, और 4500 और करने लगे हैं। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज़ का एक हम एस्को मॉडल पर लेके आए जिसमें 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं खर्च हो रहा है ना यूनिवर्सिटी का खर्च हो रहा है। लोगों को हमने इनवाइट किया और सिर्फ यूनिवर्सिटी की छतें इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो बिजली बनती है वो पहले 28 रुपये 27 रुपये में पड़ती थी यूनिवर्सिटीज़ को, अब वो 8 से 10 रुपये में पड़ रही है। तो 1 मेगावाट जो हमने वहाँ पर यूईटी में लगाया है, आपको सुनकर ये बड़ी खुशी होगी कि 2.25 करोड़ के करीब 1 मेगावाट से उस यूनिवर्सिटी की बिजली की मद में सेविंग है। अगर हम उनकी 3 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, 3 कर देते हैं तो 5 से 6 करोड़ रुपया एक यूनिवर्सिटी बचाती है। तो इस अंदाजे से हमारी जो 43 यूनिवर्सिटीज हैं हम उनको करते हैं तो 1 अरब रुपया सालाना ये बिजली के मद में इनकी सेविंग सारा खर्चा जो है ये 22 से 23 यूनिवर्सिटी के साथ। जी ठीक है, हुकूमत खुद जो है उठा रही है ये खर्चा। जो यूनिवर्सिटीज का है वो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। अच्छा। आकर सिर्फ छतें इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटी की और बिजली बनाकर वहीं यूनिवर्सिटी को बेचते हैं। ठीक है। और वो जो 26-28 रुपए का यूनिट पड़ता था वो 8 से 10 रुपए में पड़ रहा है। सिर्फ छतें इस्तेमाल करते हैं, और छतें इस्तेमाल करने का भी जैसे आपको पता है वेदर है तो वो इंसुलेशन का काम करता है और गर्मी में कमी आती है शिद्दत में। और तीसरी जो हम करने लगे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जितने हैं पंजाब के 36 के 36 वो हम सोलर पे करने लगे हैं। हमने एक
डीजी खां में किया था लास्ट ईयर। आपको ये सुनकर भी बड़ी खुशी होगी कि 2 करोड़ 20 लाख उस पर इन्वेस्टमेंट हुई थी और 8 महीने की जो सेविंग थी बिजली की मद में वो 87 लाख रुपए थी। अब तक मेरे ख्याल है उसके 2 साल का जो पीरियड था उनमें पे बैक हो जाएगा और अगले 23 साल वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंशाल्लाह सेविंग ही सेविंग है और एक एक रुपया पाकिस्तानी कौम का हम बचाने जा रहे हैं। अभी जो हमने आपने लिया का जिक्र किया है, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दे दूं ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ये क्या इस मुल्क और इस सूबे के साथ करके गए और हमने क्या किया है। इसी तरह का 100 मेगावाट पंजाब हुकूमत का लगा था कायद-ए-आज़म सोलर में, और उसको दिया था इन्होंने 14.1 सेंट पर, और वो अब डॉलर देखें 80-90 रुपए का डॉलर था और तकरीबन 25-26 रुपए का यूनिट पड़ता है। जो अभी हमने लिया में इनको सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ दिलवाया है वो 3.7 सेंट है। 5 से 6 रुपए में 5-5.25 रुपए का यूनिट पड़ता है। इनके अपने किकबैक्स और इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, इनका रुआ करप्शन में लथड़ा पड़ा है। ठीक है, अख्तर मलिक साहब, ये सनत के हवाले से हमें प्लीज बता दीजिएगा कि हम सनत को देखें तो हमें वहाँ पर भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जानिब जाना चाहिए। वहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए क्या कुछ बातचीत हो रही है कि वहाँ से भी कुछ अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो फ़ायदा पूरे पाकिस्तान का होगा? देखें, एक हमने इस दफ़ा भी ये लास्ट मंथ में हमारी ग्रिड कंपनी एक अप्रूव हुई जिसमें हम अपनी ग्रिड स्टेशन बना सकेंगे। पंजाब हुकूमत अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बिछा सकेंगे। वो इसलिए बनाई गई है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स नए जो डेवलप हो रहे हैं तो हम उनको बिजली जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोवाइड कर सकें। अब फेडमेक में जो फैसलाबाद में हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 500 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस जो हमारा ये फैसलाबाद वाला इंडस्ट्रियल एरिया है उसको इंशाल्लाह सस्ती बिजली प्रोवाइड करेंगे। और अगली जो चीज़ में इंशाल्लाह इस बजट में हम करने जा रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप सोलर की तरफ आएँ। इसमें एक तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के वो इमिशंस नहीं होती, कार्बन के इमिशंस नहीं होती। वो उसकी तरफ हम बैंक्स को इन्वॉल्व करके हम इंडिविजुअल सोलर सोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगी ताकि लोग जो बिजली के बिलों के अजाब हैं उनसे निकलें। मसला ये है कि बिजली की अब कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है मलिक साहब, हम ये देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो आके सोलर सिस्टम जो आपके छतों पर नस्ब करके जाती हैं, कितनी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और फिर क्या उनको सर्टिफाई भी करते हैं आप ताकि गैर मयारी काम ना हो? बिल्कुल, जो हमने जो यूनिवर्सिटीज का प्रोजेक्ट है उसमें हम प्री टेंडरिंग करते हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटीज करती हैं, उसमें देखते हैं कि वो उनके क्राइटेरिया पर पूरा आते हैं कि नहीं आते। आपको ये यकीन कर जानकर खुशी होगी कि वो कई कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल फेम की कंपनीज हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सोलर का। अगला जो हम कर रहे हैं कि जो मिनी हाइडल है हमारे पास, कोई जो नहरों का निज़ाम है, हमारे 2 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। एक अभी इंशाल्लाह अगले महीने उसका इफ्तिताह करूंगा। ये इधर है शेखुपुरा में डेक फॉल आउट और जो चियां वाली है वो सारा 2 इंशाल्लाह इसी साल हम उसका इफ्तिताह करेंगे। वो कंपनी है जो 11 साल नुकसान में रही है, जिसमें ये जो शहबाज शरीफ का दामाद है अली, वो मफरूर है जो पैसे यहाँ से लेकर निकले हुए। उस कंपनी को हमने 11 साल बाद प्रॉफिटेबल किया है। इस दफा हमने उसका प्रॉफिट भी 46 करोड़ दिया। और मिनी हाइडल पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल साइट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मिल लगाना चाहता है या कोई और बड़ी हैवी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो आकर कैप्टिव मोड में वहाँ पर प्लांट लगाएं और वहाँ से सस्ती बिजली हम देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये आने वाले दिनों में हर हफ्ते एक नया इनिशिएटिव उसकी इफ्तिताह मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं नए इनिशिएटिव्स मिलेंगे, इससे फायदा भी होगा। अख्तर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं।
एक और अच्छी खबर भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 अरब पौधे लगाने का जो हदफ था उसको पूरा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हरीपुर में 10 बिलियन दरख्तों के मंसूबे के तहत पौधा लगाया और इस मौके पर इमरान खान का ये कहना था कि हम आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया गया था, जो बिल्कुल अब मुकम्मल तो हो चुका है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में से एक है। जंगलात की कटाई हो रही है जो कि एक तशवीशनाक बात है और हम मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। अच्छा, ये रातों रात नहीं हो जाता है इशार, इसमें वक्त लगता है, आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। बिल्कुल कोशिश करनी पड़ती है और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि 5 जून को माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। हमारे लिए उसकी मेज़बानी का एक एज़ाज़ जो है वो हमें जो मिला है, ये भी बड़ी बात है कि हम मेज़बानी उसकी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हम सबको माहौलियात की जो तब्दीलियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए हमें माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी एफ़र्ट्स भी देनी पड़नी है। और हम लोग खुद अपने घरों में पौधे क्यों नहीं लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगाएं, अच्छे भी लगते हैं और एक ताजगी का एहसास भी आपको देते हैं। बिल्कुल ऐसे तो इस सब पे गुफ्तगू भी कर लेते हैं हम। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवज़ी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहते हैं, बिलियन ट्री जो सुनामी मंसूबा है उसके तहत कितने दरख्त अब तक लगाए जा चुके हैं और क्या इन दरख्तों के लगने की तस्दीक जो है आलमी इदारे भी कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर जो पहला अरब है यानी कि फर्स्ट बिलियन जो है वो कंप्लीट हुआ है अल्लाह के फजल से। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसका जो बिलियन ट्री है वो मखनियाल में लगाया है। इसकी तस्दीक आपने पूछी कि कौन से इदारे कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक इंडिपेंडेंट कंसोर्शियम बनाया हुआ है जो कि WWF, IUCN और FAO पर मुश्तमिल है। और ये कंसोर्शियम जो है ये इसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है। तो अभी इंशाल्लाह इसका तमाम 1 बिलियन का जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। लेकिन हमने इसका एक पायलट ऑडिट करवाया था जो कि उन्होंने 40 साइट्स का किया ऑल ओवर पाकिस्तान, तमाम प्रोविंसेस के अंदर। और अल्लाह के फजल से जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया इसमें ओवर 80% सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो पौधे लगाए गए थे उनका 80% से ज़्यादा सर्वाइव किए हैं। और ये बहुत इंटरनेशनली एक बहुत ज़बरदस्त प्रोक्लेमेशन है जो कि हमें मिली है। और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट लॉन्च की गई है जो कि जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कंप्लीट किया। और वो पिछले 8-10 महीने से इस पर रिसर्च कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के जो पिछले 20 साल हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान का नेचुरल कैपिटल है जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आते हैं, हमारे ग्रासलैंड जो चरागाहें हैं वो आती हैं, वेटलैंड्स आते हैं और हमारा एग्रीकल्चर आता है, उसके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। तो उसके अंदर भी उन्होंने ये स्टडी करके बताया है कि जो 2018 तक 1990 से 2018 तक एक नेगेटिव ट्रेंड था, स्पेशली फॉरेस्ट्री के अंदर और हमारी ग्रासलैंड्स के अंदर। लेकिन 2018 के बाद से ये ट्रेंड पॉजिटिव होना शुरू हुआ है, यानी कि हम अपने नेचुरल कैपिटल में ऐड कर रहे हैं बजाय इसके कि उसमें से माइनस कर रहे हों। और ये भी ये शो करता है कि इसकी जो एडिशन की वजह है उसमें 2 वजूहत हैं मेन। एक ये है कि हमने जो KP में नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और फिर 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ये उसकी तरफ अंदिया दे रहा है इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली कि ये इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नेचुरल कैपिटल में एडिशन हो रही है। और दूसरा उन्होंने इसमें कहा है कि जो साउथ ऑफ पाकिस्तान में हमारे मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट का एक जो होते हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है और वो तकरीबन 300% बढ़े हैं। और उसकी एडिशन और ये नॉर्थ में हमारे नेचुरल फॉरेस्ट की एडिशन से ये कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है पाकिस्तान हमें मिली है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, मलिक अमीन असलम साहब, आप हमें बता रहे हैं नेशनल पार्क्स के हवाले से भी आपने बात की, उनका भी जिक्र किया। हमें ये बताएं कि वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे, अब तक प्रोग्रेस है क्या? जी बिल्कुल, जो नेशनल पार्क्स का हमारा मंसूबा है जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड के ज़माने में लॉन्च किया था। और हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 30 नेशनल पार्क थे बिफोर दिस, और जो कि जब से पाकिस्तान बना है तब से 30 नेशनल पार्क बनाए गए थे 70 सालों में। लेकिन हमने सिर्फ 8-9 महीने के अंदर जो कि कोविड के ज़माने में थे, इसमें 50% इजाफा करके 45 नेशनल पार्क तक इसको ले गए हैं। और ये नेशनल पार्क्स पाकिस्तान के तमाम सूबों में बने हैं। इसमें पंजाब के अंदर काफ़ी एडिशन हुई है, 3-4 नेशनल पार्क्स हैं जो कि पंजाब में नोटिफाई किए गए हैं। इसमें खेरी मूरत नेशनल पार्क है, सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क है,
इसमें टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क है जो कि ठीक है। पंजाब में नोटिफाई किया गया है। और इसी तरह हमने GB के अंदर 2 बहुत बड़े नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क, नंगा पर्वत नेशनल पार्क, उनका इजाफा किया है। KP के अंदर भी हम नए नेशनल पार्क्स का इजाफा कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रोविंसेस के अंदर नेशनल पार्क्स में इजाफा हो रहा है। और इसमें जहाँ पर हम अपने जो हमारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी अगली जनरेशन के लिए उनको बचा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इनमें ग्रीन जॉब्स भी दे रहे हैं और लोगों के लिए इनमें नौकरियां पैदा कर रहे हैं। खुसूसन नेशनल पार्क के अंदर हम एक नई नेशनल पार्क सर्विस जो है उसको अनाउंस करने लगे हैं, जिसमें तकरीबन 5000 हमारे यूथ जो हैं वो एज नेचर प्रोटेक्टर्स या नेचर गार्डियंस उनको रखा जाएगा। तो इसमें उनको बाइज्जत नौकरी करने का भी मौका मिलेगा। इसी तरह जो हमारा बिलियन ट्री का मंसूबा है, 10 बिलियन ट्री का, उसके अंदर ऑलरेडी हम 85,000 जॉब्स दे चुके हैं और इसमें मजीद 1 लाख जॉब्स इंशाल्लाह हम ऐड कर रहे हैं। उसका हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट आया है जिसको हम अनकरीब शुरू करने लगे हैं और उससे इंशाल्लाह 1 लाख जॉब्स, नेचर जॉब्स पाकिस्तान में ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान में बिलियन ट्री मंसूबे के तहत लगने वाले दरख्तों के बाद क्या इकोसिस्टम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। और ये जो मैंने आपसे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो यही चीज़ मेजर करती है कि जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है क्या वो बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है। और उन्होंने ये इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि 2018 के बाद, यानी कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, इसमें बेहतरी की तरफ रुझान है और जो ट्रेंड है जिसको बैक किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत, सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक प्रोजेक्ट ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, वो ट्रेंड भी पॉजिटिव है। विच मीन्स के जो हमारा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं वो दुनिया में सराहे भी जा रहे हैं और उनको दुनिया के आलमी इदारे जो हैं वो उसको तस्दीक भी कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान 5 तारीख को इंशाल्लाह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने जा रहा है और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको सारी दुनिया में मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उसकी होस्ट कंट्री है और पाकिस्तान को चुना गया उसमें होस्ट कंट्री के तौर पर, जो कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारी पॉलिसियों की आलमी सतह के ऊपर एक रिकग्निशन है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो ग्रीन लीडरशिप है दुनिया में उसकी ये तस्दीक करती है। 4 तारीख को 4 बड़े अहम लीडर जो हैं वो इस आलमियाती कॉन्फ्रेंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। उन 4 लीडर्स की सदारत हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं। उसके अंदर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल हैं, उसके अंदर पोप फ्रांसिस हैं और उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ की बात है और ये तभी मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान के ये दरख्त जो हैं ये ना सिर्फ दरख्त लग रहे हैं बल्कि ये दरख्त जॉब्स पैदा कर रहे हैं। यही दरख्त आपकी एक ग्रीन डिप्लोमेसी का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ हमारी इंगेजमेंट जो है उसमें इन दरख्तों का बड़ा अहम हुआ है और यही दरख्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल। मलिक साहब ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा पाकिस्तान मेज़बानी तो करने जा रहा है, पाकिस्तान इस फोरम से, इस आलमी दिन पर दुनिया को पैगाम क्या देगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल हिस्ट्री में पहली बार है कि पाकिस्तान को आलमियाती माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सदारत दी गई है। तो ये पाकिस्तान को एजाज़ दिया गया कि पाकिस्तान उसको होस्ट करे। तो इंशाल्लाह इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मैसेज भी रिकॉर्ड कराया जो कि आलमी तमाम दुनिया को वो उन्होंने मैसेज दिया और इंशाल्लाह 4 तारीख को वो रिलीज़ किया जाएगा। और ये मैसेज यही है कि पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए अमली इक़दाम करके दिखा रहा है, अपने पैसों से करके दिखा रहा है और ऐसे इक़दाम कर रहा है जो कि दुनिया के लिए इस वक्त मशअल राह बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है और हर पाकिस्तानी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। दरख्त लगा के हिस्सा डालें, आप अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख के उसमें हिस्सा डालें, लेकिन ये सदका जारिया भी है और इसके साथ साथ इस काम से अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना सिर्फ ये दरख्त लग रहे हैं बल्कि ये एक दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बने और पॉजिटिव पहचान का जरिया बने। ठीक है जी, मलिक अमीन असलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
ख्याल कराची शहर के मसाइल में जो एक बड़ा मसला है वो पानी की कमी का मसला है। हुक्मरानों की नाहली से समुंदर किनारे बसने वाला शहर पानी के कतरे कतरे को तरस गया। और कराची में ये पानी की जो किल्लत का मसला है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। तकरीबन शहर का हर दूसरा शख्स जो है वो पानी की कमी का शिकार है, उसे ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं पानी की किल्लत है और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो पीने के साफ़ पानी का है। मतलब आप ठीक है, पानी पहले तो मिल नहीं रहा और अगर मिल भी रहा है तो फिर पीने का साफ़ पानी मिलना इंतहाई मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी दस्तयाबी बहुत ज़्यादा दुश्वार है। गुज़श्ता कई बरसों से शहर में पानी की फराहमी में कोई इजाफा ही नहीं किया गया, जिसके बायस अब सूरत हाल ये है कि शहर को अपनी ज़रूरत से 40% अपनी ज़रूरत से शाल कितना 40% पानी कम फराहम किया जा रहा है। 2006 के बाद शहर के लिए पानी की फराहमी में कोई इजाफा ही नहीं हुआ। यानी 15 साल में आबादी बढ़ने की रफ्तार तो वही रही, लेकिन आबादी में इजाफे की ज़रूरियात के मुताबिक पानी की फराहमी में जो है कोई इजाफा ही नहीं किया गया। आप सोच आप ये समझेंगे जी कि शायद कोई बंदा ही नहीं पैदा हुआ। हाँ बिल्कुल, और आबादी अगर बढ़ रही है तो हमें उसी तरह से वसाइल भी बढ़ाने चाहिए थे, पानी की कमी को पूरा करना चाहिए था। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो मीठा पानी भी है उसे हम देखें तो गुंजानाबाद शहर कराची में एक कारोबार बनकर रह गया है। लोगों ने मतलब बेचा जाता है। ये कराची का तकरीबन दूसरा शहर है जो पानी के हसूल के लिए अपना सुकून कह लें, वक्त कह लें, पैसा कह लें, तीनों ही सर्व कर रहा है। हर शहरी को ये मसला है, लेकिन इसके बावजूद पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, शहर में ज़्यादातर जो हाइड्रेंट हैं वो गैर कानूनी है। पानी भी सियासी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है और रिहायशी आबादियों का पानी सियासी बुनियादों पर सनती इलाकों को दिए जाने की भी इत्तलात सामने आती हैं। अलमिया यह है कि शहर की आबादी बढ़ने के साथ पानी का कोटा नहीं बढ़ाया गया, बल्कि ज़रूरत से भी कम पानी दिया जा रहा है। इस मसले का हल है क्या? क्या कराची वाले इस अज़ियत से निकल पाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आलमगीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मसाइल तो हमने आपको बताया, लोगों को बहुत मसाइल का सामना है। आप खुद कराची के रहायशी हैं, आप समझते हैं, कोई हल है इसका? वालेकुम सलाम। देखें, हल इसका तरतीब दिया गया था K4 मंसूबे के तहत, जिससे एडिशनल कोई 250 मिलियन गैलन पर डे पानी फराहम किया जाना है कराची को। इस वक्त जो सूरत हाल है, मोर देन 1100 मिलियन गैलन पर डे से ज़्यादा की ज़रूरत है कराची को, और जो इस वक्त फराहम किया जा रहा है वो 450 to 500 मिलियन गैलन पर डे, जो आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा इलाके पानी की शॉर्टफॉल है इस वक्त कराची में। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे। तो K4 का मंसूबा 2006 में ये कागज़ पर आता, कागज़ पर चला रहता, और फिर 2016 में इस पर काम शुरू होता, और फिर 2017 के एंड में नेस्पाक एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है जो कहती कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन ही गलत है। इस पर सिंध हुकूमत काम करती, FWO को इसका काम दिया जाता, काम शुरू होता, 20-30% काम होता, उसके बाद ये इस पर सवाल किया जाता है कि ये बेसिक डिज़ाइन गलत है, ये कारामद नहीं है, इससे काम नहीं हो सकता। अब 3 से 4 माह पहले कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ये फेडरल गवर्नमेंट को दिया गया है इसका राइट ऑफ वे, और अब वापडा इस पर काम कर रहा, और इसका बेसिक जो डिजाइन है उस पर काम किया जा रहा, उसमें चेंजेस की जा रही। अच्छा आलमगीर साहब, इस वक्त मौजूदा स्टेटस ये है K4 कहाँ तक पहुंचा? आखिर आपने कहा कि इतना लंबा अरसा गुजर गया है, ठीक है, लेकिन अब क्या K4 पर कोई काम हो रहा है? कहाँ तक पहुंच गया? और दूसरा वही जो आप कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कोई मंसूबे हैं जो पानी फ्राहम कर पाएंगे, अब कहाँ तक पहुंचा है? कोई मसला हल होता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, मैंने यही फरमाया कि K4 के मंसूबे पे इस वक्त 3 माह पहले फेडरल गवर्नमेंट को इसका राइट ऑफ वे दिया गया है। अब वो इसके जो डिजाइन है उसमें चेंजेस कर रही, उसको स्टार्ट से सारे डिजाइन को जो है थॉरोली उसको देखा जा रहा, और डिजाइन पहले बनेगा, उसके बाद इसको ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नजर आएगी, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। दूसरी चीज ये कि इसके जो पानी को चैनलाइज करना है किंजर झील से कराची तक, इसके अलावा जो मेन चीज है कि कराची में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस काबिल बनाना कि वो K4 के इस पानी को केटर कर सके, और वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने करना, जिसमें अभी तक कोई हमें चीज नजर नहीं आ रही। क्योंकि K4 का मंसूबा अगर आप कह लें कि कल आ जाता है कराची में,
आप हमारे पास उस लेवल के ना पंपिंग स्टेशन मौजूद है, ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद है कि वो इसको केटर कर सके। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये सबसे अहम मंसूबा है कराची के लिए। देखिए कराची में इस वक्त हाल ये है कि कुछ ही टाइम में यहाँ दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे पानी के ऊपर, यहाँ गली गली मोहल्ला मोहल्ला लड़ेंगे एक दूसरे से। ये पानी बेसिक नीड है और इस पर हम देख रहे हैं कि कोई सीरियसनेस नहीं थी। इस पर हम देख रहे हैं कि कारोबार किया जा रहा है। देखिए ये जो आप टैंकर माफिया का जिक्र किया, ये मुझे बताए ना कि एक तरफ तो शॉर्टफॉल है, दूसरी तरफ टैंकर माफिया पानी फराम कर रहा है, यानी पैसों पर पानी मौजूद है। अगर आप पैसों पर खरीदें, लिटरली मैंने बहुत सोचा इस बात पे कि आखिर मसला क्या है इनके साथ। इनके साथ मसला क्या है कि सालों सालों ये हुकूमत में रहे, इनकी काम करने का दिलचस्पी क्यों नहीं है, नियत क्यों नहीं है, विल क्यों नहीं है। तो ये असल समझ ये आया कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड वोट बैंक होता नहीं इनका। ये चंद ये अपने कराची में तो आज कराची से बाहर इंटीरियर बेल्ट में ये मेजॉरिटी में आ जाते, सिंध हुकूमत पे काबिज हो जाते और फिर कराची में इनकी दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि कराची में इनका वोट बैंक नहीं होता। शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम कराची के पानी के ऊपर बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा अहम मामला है इशाल, जिसको अगर एड्रेस न किया जाए तो वो हमारी तरफ से बड़ी कोताही होगी, बड़ी गलती होगी और हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए ऐसे वाक़यात के ऊपर। ये वाक़या है, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा निजी एयरलाइन की परवाज़ जो है वहाँ उसमें ये वाक़या पेश आया है। नौजवान जोड़ा जो नाजेबा हरकत करता रहा, मगर फ़ज़ाई अमला देख लें या फिर एयरलाइन ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ये निजी एयरलाइन की परवाज़ है जिसमें नौजवान जोड़ा जो है वो नाजेबा हरकत में मसरूफ़ रहा। जहाज़ में फैमिलीज़ भी मौजूद थी। मसला यही है, देखिए आपने टिकट लाजमी ख़रीदा होगा, लेकिन आपने टिकट उस सीट के लिए खरीदा था सफ़र करने के लिए। अब आपकी जिम्मेदारियां क्या थी, क्या कुछ सोसाइटी के भी हुकूक हैं आपकी तरफ? और अगर ये बहस कर ली जाए कि जी कि फ़ुला गलत काम किया जाता है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं और ये हो गया, इसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा बात कर ली है, गलत को क्या दूसरे गलत के लिए सामने लेके आया जा सकता है? मतलब अगर आप काउंटर आर्गूमेंट भी देना चाह रहे हैं, आप कहेंगे कि तशद्दुद करना गलत है, तो तशद्दुद करने को तो सब ये लोग कहते हैं कि तशद्दुद करना तो तन्हाई में भी गलत है, आपको तो घर में भी जो है तशद्दुद नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात होती है। लेकिन इसको कोई आर्गूमेंट नहीं बनाया जा सकता। अगर हम ट्विटर पर बहस देखें ना इशाल, तो आपका ना दिमाग घूम जाता है कि इस तरीके के आर्गूमेंट्स के जी के फलां बुराई हो गई, उस पर क्या हुआ, भाई वो गलत है, उसको कंडेम किया जा रहा है, उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि दूसरे गलत की इजाज़त इसलिए दे दी जाए कि सोसाइटी में एक चीज़ गलत हो रही है और फैमिलीज वहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप अपनी उस सीट को उखाड़ कर वहाँ से ले जाके घर लेके जा सकते हैं? और फिर एक चीज़ जो कहा जाता है ना कि आपसे आपकी वजह से किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, तो वहाँ पर बहुत सारे जो फ़्लाइट के अंदर मौजूद थे मुसाफिर, उनकी जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, या फिर सिविल एविएशन से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। बिलाल फारूक अलवी साहब थे उनका नाम, उन्होंने जो है ना कुछ बात की है उस हवाले से, उन्होंने बताया कि जी कि क्या हुआ फ़्लाइट के अंदर। हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और फिर हम दो हिस्सों में क्यों बटे हुए हैं। हम ये तो कहते हैं डू एज द रोमन्स डू, लेकिन पाकिस्तान में फिर हमें ये सोचते, मतलब जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हम ये क्यों नहीं सोच रहे होते हैं, ये बात हम भूल क्यों जाते हैं कि हम किस मुआशरे में हैं। अपने मेहमानों से बात करेंगे। हम मौजूद हैं राय मंजूर नासिर साहब, कमिश्नर हुकूमत पंजाब है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। साथ हमारे जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अख्तर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कानूनी राय इसके ऊपर लेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर, ये सारा मामला आपके भी सामने है और ये बहस चल रही है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर भी, दो हम ये कह लें कि ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी कि मोहब्बत का इजहार है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? और पर्सनल स्पेस की बात हो रही है, क्या पब्लिक जहां पर मौजूद हो वहां पर पर्सनल स्पेस इस किस्म की होती है सर? एक तो मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बहुत ही आम मौजू पे मुझे लिया है और ये बिल्कुल इस पे बहस होनी चाहिए, मीडिया पे और उस बड़े प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो ग्रुप नहीं है। देखिए ना, अगर एक तरफ चांदन लौंडे लपाड़े, जिसे मैं कहूँगा कि वो पूरे उनको इंसान अल्लाह ने बना दिया, लेकिन उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या है।
अच्छा आप इस तरह बैठे हैं, इस पे एतराज़ है, आप टोपी पहन लें, उस पे एतराज़ है, यानी वो तो एक तबका है ना कि उनको अपनी माँ की शादी पे एतराज़ है कि ये माँ की शादी मेरे अब्बे से क्यों हो गई और मैं इस वजह से पैदा हो गया, उसको छोड़ दे। हमारे पास किसी भी बात को तय करने के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या पैमाना है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, वो हमारे पास पाकिस्तान में है 4। सबसे पहले एक आइन है जो अल्लाह ताला ने दिया है, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। मैं आपको कुरान मजीद की 4 सूरतें सिर्फ मैं जल्दी से उसकी आधे मिनट में आपको बता देता हूँ। सूरत अल-अराफ है, इसकी आयत नंबर 33 का तर्जमा ये है, कहो कि मेरे रब ने जो कुछ हराम ठहराया है वो हैं फोश बातें। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 168, 169 वो है कि और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बदी और बेहयाई का हुक्म देता है। सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 151, जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया वो 4 बातें हैं कि शिर्क है और वालिदैन की नाफरमानी, उसमें चौथी बात बेहयाई है, आयत नंबर 151। और आखिरी आयत जो मैं आप जल्दी की वजह से ज़रा कम कर रहा हूँ, ये तो कुरान पाक भरा पड़ा है, वो है कि जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में फोश फैले उनके लिए दुनिया में दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी। ये तो इतना सख्त है कि हालांकि देखें ना, यहाँ जो मर्डर भी बंदा करता है उसकी जजा सजा दुनियावी कानून के अलावा अल्लाह ताला उसकी सजा अगले जान देगा। अगर यहाँ अच्छा इसका बताया कि उसको पहले मैं दुनिया में सजा दूंगा, ये हो गया पैमाना नंबर 1। कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई शक शुबा नहीं, अल्फाज देख लें। हदीसें बेशुमार इसमें हैं, मैं सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने कोट करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान की शाख है। दूसरा फरमाया कि हया ईमान का एक हिस्सा है और ईमान जन्नत में है, और बेशर्मी व बेहयाई जुल्म का एक हिस्सा है और जुल्म जहन्नुम में है। ये हो गया मेरे पास एक दीन का पैमाना जो एज अ मुसलमान, क्योंकि 96% मुसलमान है तो 96% की बात सुनी जाएगी ना। अच्छा दूसरा मेरे पास अब आ गया पाकिस्तानी कानून, वो 2 हैं। एक आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 1 बल्कि ले ले, वो कहता है इसका नाम मुल्क का जो रखा गया है ना वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तो इस्लामिक से ही बड़ी पेट में रोड उठते हैं कई लोगों के। अच्छा लेकिन ये बहरहाल देखिए हमारी पार्लियामेंट ने तय किया और एक आइन बन गया। दूसरा ये है कि ये इस्लाम लिखा हुआ कि इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन, हर सूरत में इस्लाम सरकारी मजहब होगा। अच्छा ये अब मैंने कुरान आपके सामने रख दिया, हदीस आपके सामने रख दी। अच्छा आइन हमारा कहता है कि मुसलमान सदर होगा, मुसलमान वजीर आज़म होगा, और पाकिस्तान के शहरियों को हुकूमत इस काबिल बनाएगी कि उनकी ज़िंदगी इस्लामी तरीके से वो गुजार सके। अच्छा अब एक आखिरी बात है जिसे हम कानून कहते हैं कि वो कानून की नज़र में जुर्म है कि नहीं। ये मैं एज ए मजिस्ट्रेट नौकरी मैंने शुरू की, फिर मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर रहे। हमारे पास पर्चे आते थे 294 PPC के, ताज़ीरात पाकिस्तान कि जी फलां पार्क में एक जोड़ा पकड़ा गया बोसो किनार और फोश हरकत करते हुए। उस वक्त ज़रा ये इजाज़त वाला मसला नहीं होता था, वो ये बाकायदा सज़ा है 292, 293, 294। इसमें अगर ये कोई बंदा किसी को, इवन आप कोई ऐसा गाना गाते हैं पब्लिक स्पेस पे, आप कोई एक्ट ऐसा करते हैं, अमल करते हैं, या इवन आप कोई किताब बेचते हैं, पम्फलेट, मूवीज़ को हम इसी एक्ट के तहत पकड़ते थे। 3 महीने उसमें सजा है। लेकिन अगर आप ये यंग लोगों को कोई चीज़ ऐसी ऑफर करेंगे, यंग के मुराद है 20 साल से नीचे कानून ने कहा है, उसकी सजा डबल हो जाएगी, यानी 3 महीने या 6 महीने इसकी जेल है, इसके साथ जुर्माना है। ये तो पूरे मुआशरे को खड़ा होना चाहिए। और उससे पहले ये जो नाम याद हमारी NGOs और बार एसोसिएशन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम सीधी करना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अख्तर साहब जो है उनसे कभी थोड़ी सी लेते हैं। बिल्कुल सर आप क्या कहते हैं इस पे, कानून क्या कहता है? कोई इस तरह की कानून साजी होने की कितनी ज़रूरत है? क्या नाजेबा हरकत करने का ये जो तरीकाकार हमने देखा, क्या ये दुरुस्त है? कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए जी, वाकयाती तौर पर जो बात बयान की गई है वो तो साफ 2 और 2 4 की तरह इसका जवाब है कि ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये ऑब्सेनिटी की तारीफ में आती है। हमारे भाई कमिश्नर साहब ने बड़े आसान अंदाज में अल्लाह करीम के फरामीन और सरकार की हदीस पाक का हवाला दिया। आपने मुझसे सवाल किया कि मुल्की कानून क्या कहता है। ठीक है, मुल्की कानून हमारा एक तो पीनल कोड है और दूसरा दस्तूर पाकिस्तान है जी। दस्तूर पाकिस्तान की निस्बत से इन्होंने वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 2 के तहत बिल्कुल वाज़ेह कहा गया है कि हमारा मज़हब रियासत का मज़हब इस्लाम है। अब रियासत किस पर मबनी है, कौन रियासत कहलाता है? एक तो तमाम शहरी इसमें शामिल है, और फिर इसके 3 बड़े इदारे हैं। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। इन सब पर पाबंदी है कि वो मजहब इस्लाम के मुताबिक
अपनी जिंदगियों को ढालें और गुजारें। ठीक है। क्योंकि दीन हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, ये सिर्फ रिचुअल्स पूरा करना, नमाज रोजे का नाम नहीं, बल्कि मुकम्मल अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालना है। अब शर्म हया, इस्मत व इफ़्फ़त हमारे दीन और माशरे की एक अहम खुसूसियत है। जी। अब मुकाबिल में जो मगरबी माशरा है उसको कहते हैं लाइसेंशियस माशरा, मादर पिदर आज़ाद। अब उनके यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। देखिए कानून 294 जिसके तहत ये ऑब्सेनिटी का जुर्म आता है, उसमें सजा रखी गई है, वो कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी, और दोनों सजाएं। अब इसके साथ ही दफा 4 के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई जुर्म पाकिस्तान के अंदर या किसी हवाई जहाज के अंदर या शिप के अंदर हो जी, तो उसका ट्रायल एन मुल्की कानून के मुताबिक होगा और सजा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा। अब इस वाक़े को सामने अगर रखें, एक और बैनुल-अक़वामी कानून है और वो टोक्यो कन्वेंशन के तहत लागू है। ठीक है। इस कन्वेंशन के तहत ये तय किया गया कि अगर एक जहाज कहीं जा रहा है, सफर के दौरान कोई बंदा गलत हरकत करता है, जुर्म करता है, तो 2 मुल्क उसको ट्राई कर सकते हैं। एक तो जहां वो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है और दूसरा जहां वो एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर एक ऐसा जुर्म है जो दोनों ममालिक में यकसा जुर्म है, तो फिर कहीं भी उसका ट्रायल हो सकता है। अब वहाँ जो कुछ हरकत हुई जाहिर है जो वादी ऐसा जिस पर इतराज भी हुआ और फिर एयर होस्टेस साहबा ने कंबल ला के दे दिया कि चलो जी इनको ढांप दो। ये माइल्ड सा एक एक्शन था, लेकिन इसमें बाकायदा कार्रवाई होकर कानून के तहत उनको सजा देनी। ठीक है, कानून के तहत उनको सजा देनी चाहिए। नज़ीर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राय साहब ये बताइएगा, अब हम ज़रा हम 2 ग्रुप्स की जो मैं बात कर रहा था ना, वो उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि जी कि अब जिस तरह से ऑब्सेनिटी का जिक्र किया जस्टिस साहब ने, वो कह रहे हैं ये तो बड़ी रिलेटिव सी टर्म है, ये तो जी आपकी मर्जी है, ये स्टेट का काम है इसको डिक्लेयर करना। तो अब इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए पहले ये, और ये जो रवैये हैं इनको कंडेम कैसे करना चाहिए। तशद्दुद की वो मतलब आप देखें ना, तो तशद्दुद को एज अ लॉजिक साथ लेके आ रहे हैं कि जी तशद्दुद होता है, तशद्दुद गलत होता है, हम उनको ये कैसे समझाएं। उसको तो कोई नहीं कह रहा कि वो ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कह दें अगर तशद्दुद होता है तो। देखिए ये जो दूसरा तबका है ना, इसको आसानी के लिए आप 2 में तकसीम कर लें। ठीक है। एक तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो एक दोस्त वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने लोगों से कहा जी कि देखिए पाकिस्तान में टिक टॉक बंद हो रही है। उन्होंने कहा जी जुल्म हो रहा है, हम तो एक रिक्शे वाला कहता हम रिक्शे को आग लगा देंगे। मतलब एक तो उनका लेवल ही नहीं है कि ये गुफ्तगू है क्या। एक तो वो तबका है, एक वो तबका है जो चाहता है कि बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, जो जस्टिस साहब ने बात की, और इंशाल्लाह उसका बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम और कानून नहीं होने देंगे। देखिए हर चीज़ का, अच्छा देखिए बेहयाई क्या है, बेहयाई ये है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं उससे हट के अगर कोई काम होता है तो वो बेहयाई में शामिल होता है। ये कोई ऐसी इतनी मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप देखिए ना, हमारे इन्होंने किया क्या है हमारे साथ, कि ऐसा आप देखेंगे कि ये वीडियोस ऐसी आएंगी, अब कार्टूनों के अंदर आप देखेंगे लड़कियों का लिबास जो है वो बच्चे हमारे वही देख रहे हैं, सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ें डाली। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर ये जो बार एसोसिएशन और ये जो लोग हैं, इनका मैं मुतालबा करता हूँ इसमें, और हम किसी लेवल पे कोशिश भी करेंगे खुद भी इंशाल्लाह ताला, इसकी पूरी तहकीकात की जाए। देखिए ना, वर्ड अभी तक जोड़ा ही चल रहा है, जोड़े का कोई पता नहीं कि वो शादीशुदा भी थे आपस में या नहीं थे। और मैं गारंटी करता हूँ अपने तजर्बे के बुनियाद पे कि उन्होंने लाजमी शराब पी हुई होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा होश हवास में, इतनी कौन सी मोहब्बत इनके जोश मार रही थी कि जो 1.5 घंटे में वो आ गया। मियां बीवी तो वैसे ही बाजार होते हैं एक दूसरे से। अच्छा उसके बाद तीसरी और आखिरी बात देखिए, गुजारिश ये है कि एयरलाइन को भी चाहिए, और पर्चा नहीं होता तो 22 से 22B की पावर कोर्ट के पास है, एनीबॉडी कैन गो, और ये 6 महीने जाएंगे। और आपको ठीक है, आपको इस तरह की हरकत करनी तो भैया अपने कमरे में करें, अपने घरों में करें, पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मौजूद है उसको पर्सनल स्पेस तक ही रखें। राय मंजूर नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। मामला यही है, वो अज़राए तफन्नुन बात की गई थी मियाँ बीवी वाली, वो मैं आपको वैसे कह दूँ कि आप ये ना समझ लें कि जी वो पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया। खैर पर्सनल स्पेस पर्सनल मकामात पर हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पब्लिक मकामात पर ऐसा ना करें जिससे किसी और को ज़हनी अज़ियत तो वो कोई भी चीज़ और तशद्दुद को हम सब कंडेम करते हैं, वो तो पर्सनल स्पेस में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें कितनी बेहतरी आई है, कारोबारी जो एक ट्रस्ट था लेवल वो कितना बढ़ गया है। हाँ जी, बुध के रोज़ की हम बात कर रहे हैं ना, उस हवाले से कि 1 अरब तकरीबन 36 करोड़ 33 लाख से ज़ायद शेयर्स के जो हैं वो सौदे हुए हैं, कारोबार किए गए हैं। शेयर्स की मालियत जो है वो भी बताई जा रही है कि वो तकरीबन जो थी 28 अरब जो है 33 करोड़ से ज़ायद थी। और ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि मुआशी सतह पर भी बेहतरी आ रही है। माहिर मुआशियात 2018 के मुकाबले में अब सिर्फ 1/3 कर्जा लेने की जो है वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत होगी। और हम देख रहे हैं कि ये एक रिकॉर्ड जो है इजाफा देखा है जो कारोबार हिस्सस का हुआ है वो बेहतरीन है। और फिर यही कह रहे हैं माहिर मुआशियात की जी हर चीज़ जो है वो बेहतर हो रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देखें तो शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक दिन में तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की ट्रेडिंग की गई है। और स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तकरीबन चौथे रोज़ तेज़ी का रुझान जो है वो देखा गया। और मुल्की तारीख में ये पहली बार था कि ट्रेडिंग का हजम जो था वो 2 अरब 20 करोड़ शेयर्स का हमने देखने में अच्छा, इसकी वजह क्या है और वहाँ पर जो है कारोबारी हजरात सोच क्या रहे हैं? शराज से हम जानेंगे। शराज, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। ये बताइएगा क्या आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में अचानक ये जो तेज़ी आ गई है, कारोबारी हजरात से बात हुई, वजह क्या समझते हैं? वालेकुम सलाम जी, जैसे कि आपने भी बताया कि कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा था। और पीर से लेके जुम्मे तक जो सिचुएशन की अगर बात की जाए तो अप एंड डाउन मार्केट में ज़रूर देखा गया, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त है वो उसने जो है वो नए रिकॉर्ड्स कायम किए। बुध के रोज़ भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में 1.56 बिलियन शेयर्स का जो कारोबार है वो किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया स्टॉक मार्केट की अपनी जानिब से ही। और 2 अरब से ज़ायद शेयर्स का जो कारोबार है उसमें जो है खरीदो फरोख्त देखी गई। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन से हमारी जब बात हुई या स्टॉक ब्रोकर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा है स्टॉक ब्रोकर्स का, साथ ही साथ एक हेल्दी एक्टिविटी हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है जहां शेयर्स की खरीदो फरोख्त हमें देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में भी तवक्को यही की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में मज़ीद बेहतरी भी देखी जा सकती है। आज भी हमने देखा कि ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही स्टॉक मार्केट में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। और इस वक्त 100 इंडेक्स 40,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस बात पर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इजाफा हमने शेयर्स की खरीदो फरोख्त में देखा वो कुछ मखसूस सेक्टर्स में ही देखा गया। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स है उस पर इसका असरअंदाज नहीं हुआ। तो ये भी तवक्कुआत और ये भी बातचीत स्टॉक माहिरीन और माशी तज्ज़ियाकारों की जानिब से की जा रही है कि सिर्फ एक सेक्टर में सरमायाकारी होना, उसकी शेयर्स की खरीदो फरोख्त होना कुछ सवाल ज़रूर उठाता है, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिल रही है जिससे न सिर्फ सरमायाकारों को फ़ायदा होगा बल्कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की जो तवक्कुआत हैं वो की जा सकती हैं। स्टॉक मार्केट में शराज, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि कम लागत वाले शेयर्स जो हैं उनकी भी फरोख्त हमने देखा बहुत ज़्यादा हुई है, माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक माहिरीन हो या माशी तज्ज़ियाकार सभी की जानिब से इसको एक ओवरऑल हेल्दी एक्टिविटी करार दिया जा रहा है क्योंकि इससे न सिर्फ जहां सरमायाकारी में इजाफा हुआ, शेयर्स की खरीदो फरोख्त तेज़ हुई, 57 अरब रुपए का जो है लास्ट रोज़ जो है वो कारोबार देखा गया, उससे एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट हुई, दुनिया भर में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया क्योंकि कोरोना वबा है, पहले ही लॉकडाउन हैं, दूसरे मसाइल हैं, इकॉनमी स्लो डाउन है। इस दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मुसलसल तेज़ होना आलमी सरमायाकारों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित होता है और एक नई राह जो है सरमायाकारी की वो हमवार करता है। इसी हवाले से स्टॉक माहिरीन का यही कहना है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन अगर रहेगी तो स्टॉक मार्केट्स पर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल कबल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 55,000 पॉइंट्स की सतह पर भी ट्रेड होती हुई देखी जा रही थी जो कि बहुत रिवर्स कर गई थी और अब मार्केट तकरीबन 47,000 पॉइंट्स की सतह पर आ चुकी है। तो ओवरऑल अगर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखी जाए तो बेहतरी की जानिब राग़िब है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खास करके ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, साथ ही साथ जो कर्जे थे उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, शरह सूद वो जो है स्टेबल है काफ़ी अरसे से। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर इसके जो मुस्बत असरात हैं वो देखे जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, स्टॉक के शेयर्स की जो लेन देन है उसमें इसी वजह से इजाफा हुआ और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक नया रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से देखा गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे जो सूरत हाल है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
ख्वाजा सरा मुआशरे का जो है बहुत ही महरूम तबका है और हम उनको अहम तबका तो समझते ही नहीं है, उनसे बात करना भी हम दोबारा नहीं करते हैं। ऐसे ही है। और हम देखें तो इस हवाले से हमारी हुकूमतें भी हमेशा से नज़रअंदाज करती आई हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी की मुश्किलात से तन्हा लड़ते हैं, ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो लाहौर की समाजी कारकुन अनुषा हमारे साथ हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं। कितना काम ऐसा ही है, उन्होंने अपने घर के अंदर ही ख्वाजा सराओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अनुषा ताहिर का कहना है कि उन्हें बचपन से ही ख्वाजा सराओं के लिए कुछ करने का शौक था। ये शौक कैसे पैदा हुआ, इस वक्त अनुषा कर क्या रही हैं, उनसे जानते हैं। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये ख्याल आया, बचपन से शौक था, ये शौक क्यों था? मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ शुरू से एक नेचुरली एक हमदर्दी थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं अपनी लाइफ में। अक्सर हम जब जाएं रोड्स पे, सिग्नल्स पे, तो अक्सर उनको लोग खुसरा हिजरा करके बुला रहे होते हैं और मुझे हमेशा इस चीज़ की हर्ट होती हूँ कि लोग उनको ऐसे क्यों बुलाते हैं। जैसे मेरा एक नाम है अनुषा, आपका नाम है, लोग उनको उनके नाम से क्यों नहीं बुलाते। तो शुरू से ही मेरे थी मैं लाइफ के किसी गोल में, अपने लाइफ के गोल में पहुँच जाऊँगी, मैं डेफिनेटली ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी। तो ये सेटअप मैंने अपने घर में ही स्टार्ट किया था ताकि मुझे कोई ऑफिस के बिल्स ना देने पड़े। तो मेरे जो घर के रूम्स जो स्पेयर हैं उन्हीं में इन चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए। तो अनुषा, फैमिली ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया इसके ऊपर कि अनुषा ये क्या करने जा रही हो, ये काम ना करो, या फिर इस तरीके का, क्योंकि आपको पता है रुझान नहीं है हमारे यहाँ। फिर आपने ख्वाजा सराओं को घर पे लाकर उनको तरतीब वो सिखाना शुरू किया, तो किस तरीके से फैमिली का रद्द-ए-अमल सामने आया? अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट देखा जाए तो मेरे फादर का घर और सपोर्ट भी थ्रू आउट मेरे फादर ने मुझे किया था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनुषा, हम जानना ये चाह रहे हैं कि हम बच्चों को जो है ना कहते हैं कि इनके करीब भी नहीं जाना, उनको रोकते हैं कि तुमने तो हाथ भी नहीं लगाना बच्चे को, तो ऐसे में आपके फादर ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उस बारे में हम जानना चाह रहे हैं और हम ये सोच बदल कैसे सकते हैं? हाँ, मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे हर चीज़ में सपोर्ट किया। ऑलरेडी इस्लामाबाद में ऐसी एम्बेसीज़ हैं जिनकी मैं ऑलरेडी मेंबर्स हूँ, सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे हूँ इस्लामाबाद में। मैं डेफिनेटली जाती हूँ पेशावर तक, मानसेरा तक, ट्रांसजेंडर्स के पास, क्योंकि जब किसी कम्युनिटी में काम करते लोग आपको खुद जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो ट्रांसजेंडर है मुझे मुजफ्फराबाद मरीज साइड से, नॉर्दर्न एरिया से इन कॉन्टेक्ट करते हैं कि अब यहाँ पर भी हमें कैसा सेटअप दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर इलाके छोटे हैं, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई काम कर सकें। तो कहते हैं अब हमें यहाँ पर भी कैसा सेटअप बना के दें। तो मैं जाती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे इस जर्नी में थ्रू आउट सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनुषा, हम देखते हैं जो हमारा देखना है बाहर, हम रोड्स पर देखते हैं तो ख्वाजा सरा खुद भी एक उस चीज़ में ही है कि बस ठीक है मांग लिया, रोड्स पर खड़े होते हैं, सिग्नल्स पर खड़े हमें मिलते हैं। उनके अपने अंदर ये रुझान किस हद तक है कि हमें कुछ सीख कर प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए या हमें खुद से कमाना चाहिए? जब आप उन्हें बुलाती हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? देखिए, ख्वाजा सरा काम करना चाहते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, हम उनको एक्सेप्टेंस नहीं करते उनकी। तो वो इस चीज़ में ऑलरेडी बहुत हर्ट हैं। उन्होंने अपने अंदर से सोच ख़त्म कर दी कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमें देखें। जब माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया तो सोसाइटी से वो फैमिली क्या उम्मीद रखें कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे? तो ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। किसी को इतनी धूप में मांगना अच्छा नहीं लगता, रोज़ मेकअप करके अपने आप को नुमाइश पेश करके लोगों से मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो तो काम करना चाहते हैं। अब आप क्या काम करवा रही हैं उनसे, क्या सिखा रही हैं उनको? कितने ख्वाजा सरा हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं? कितनों को जो है आप कुछ काम सिखा के एक बेहतरीन इंसान बना के इस माशरे की वो किस तरह से खिदमत करें? सिलाई कढ़ाई का हम सुन रहे थे, आप कुरान पाक की भी तालीम उनको दिलवाती हैं। इस टाइम जो है मेरे साथ जो लिंक्ड है वो 100+ ख्वाजा सरा हैं। वो ऐसे होता है कि जैसे जहाँ जहाँ ख्वाजा सराओं को मेरे देखते हैं, जैसे मुझे भी यहाँ पे देखेंगे इंटरव्यू पे, मुझे खुद इन कांटेक्ट होंगे, मेरे साथ खुद इन टच होंगे, तो पूरी एक चेन बन जाती है, पूरा सर्कल एक बन जाता है। थ्रू आउट आपको पाकिस्तान में जितने कम्युनिटी में, कराची में, इस्लामाबाद में, हमें वो ट्रांसजेंडर खुद इन टच होते हैं। अच्छा। तो मैंने इस टाइम जो एम्पावर किए 15 to 20 ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर कर दिया। उसमें अगर कोई सिलाई कढ़ाई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो मेरे अपने घर में है। कोई अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, किसी को ग्रॉसरी शॉप ओपन कर दी, किसी को कोई आयरनिंग का काम से दे दिया, या किसी को फ्रूट और वेजिटेबल के स्टॉल लगा दिए, तो उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। जो अब हमारा आ रहा है वो कुकिंग स्किल सीखना चाहते हैं। अच्छा। ताकि जाके लोगों के घर में जाके 9 to 3 या 9 to 4 की जॉब करें। अच्छा अनुषा, हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि कवानीन भी बन जाते हैं, आप कोई इनके लिए आवाज़ उठा रही हैं? फिर उन जो कवानीन बन जाए उन पर अमल दरामद के लिए कोई आवाज़ उठा रही हैं कि मुमकिन भी तो हो पाए कि उनको माशरे में जायज़ मकाम मिल सके आखिर?
मैं गवर्नमेंट से जो मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि 18 साल की उम्र तक ख्वाजा सिरा अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। इसमें उसको ID कार्ड भी मिल जाएगा, फैमिली एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी और वो मांगेगा भी नहीं, एजुकेशन भी हासिल कर सकता है। तो मैं गवर्नमेंट से ऐसी कोई बात कहना चाहती हूँ, ऐसी अपील करना चाहती हूँ कि उनको ख्वाजा सिरा के राइट्स पर लोग बात करना छोड़ देंगे, कोई उनके राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। जब फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया तो राइट्स पे बात ही नहीं होगी। तो मेन आता है कि फैमिली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, माँ बाप घर से ना निकालें। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो अगर आप 25 ईयर्स के ट्रांसजेंडर से मिलते हैं, वो यही कहता है जी मुझे मेरी फैमिली ने 10 साल की उम्र से घर से निकाल दिया, तो मैं 15 साल से बैगिंग कर रहा हूँ, आज मैं 25 साल का, मुझे बताएं मैं क्या काम करूँ। अब मुझे जो एज ग्रुप में मिलते हैं ट्रांसजेंडर 25 टू ऑनवर्ड्स मिलते हैं कि मैं उनको एजुकेशन की तरफ भी लेके जा सकती, इसलिए हमने फिर उनको इस्लामिक क्लास का आगाज़ शुरू किया था। अच्छा ठीक है अनुषा, हमें ये भी बताएं कि यकीनन जो आपके वालिद का घर है वो तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक इसी सोसाइटी में रहते हैं और इसी सोसाइटी के अंदर 7 भी घर मौजूद होते हैं। उन लोगों ने एक्सेप्ट अब तक कर लिया है, शुरू में कुछ मुश्किलात थी, उनको आप कैसे समझाती हैं ताकि हम लोगों को जो सुन रहे हैं उनको समझा सकें कि इनको एक तो इंसान समझे, फिर पाकिस्तान का शहरी समझे, इनको फ़र्द समझे और इनकी बेहतरी के लिए कोशिश करें, इनको ज़्यादा जो है तवज्जो की ज़रूरत है आम बच्चे से। उसके लिए मैं यही कहूँगी, देखिए हमें अल्लाह ताला से हर टाइम डरते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से हर टाइम इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए कि अगर हमारे घर में अपनी फैमिली में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो मैं हमेशा इस सोच के साथ ही लोगों को समझाती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई पैदा हो जाए तो उसके साथ भी यही होगा। तो जो नेबर्स हैं आसपास के, वैसे मुझे ऐसे कभी हर्डल हुई नहीं है, क्योंकि वही बात आती है उनका घर है, जो मर्ज़ी वो करें वहाँ पर। तो मुझे सोसाइटी, जो मेरे नेबर्स हैं, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पे इवन गार्ड्स वगैरह को भी पता है कि उस घर में ये काम हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स आते हैं, वहाँ में उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कभी ऐसे कुछ ऐसा हर्डल नहीं आई। तो वसाइल का भी हमें बताएं कि वसाइल भी तो चाहिए होते हैं ना, जब आप इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं तो वो वसाइल कहाँ से आते हैं? खुद ही सब कुछ अफोर्ड कर रही हैं या कुछ लोग आपकी मदद भी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का इंस्टाग्राम पे पेज है ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो मैं सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं और जिन जिन ग्रुप्स में फेसबुक पर मैं शेयर करती हूँ, फिर लोग इन टच खुद होते हैं हमारे साथ। अच्छा, आपने कहा कि हमें पेरेंट्स को, बच्चों को ऐसों को बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम अगर बच्चों को बाहर छोड़ दिया, जो अभी तक हम देख रहे हैं बाहर मौजूद हैं ख्वाजा सिरा, उनके साथ हमारा अपना रवैया हमें बदलने की भी ज़रूरत है। तो हमें किस तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ा ही रूड हमारा उनके साथ रवैया होता है। जैसे कि हमजा ने पहले भी कहा कि हम बच्चों को भी कहते हैं कि जी टच नहीं उनको करने देना या हाथ नहीं लगाने देना, तो कितनी तजलील कर रहे होते हैं हम उनकी, और हमें क्या बदलने की ज़रूरत है अपनी सोच में? मैं तो सबसे पहले इसी चीज़ को कहूँगी, बदलने की ज़रूरत यही है कि यही सोचा गया कल को हमारे घर भी ऐसा एक बच्चा हो सकता है, बहन के घर हो सकता है, भाई के घर हो सकता है, तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो मैं जब भी किसी ख्वाजा सिरा से मिलती हूँ हमेशा उसकी फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर पूछती हूँ कि उसके जो अपने बहन भाई हैं वो किस स्टेज पे अपनी लाइफ में। फिर वो बताता है कि मेरा कोई भाई पुलिस में, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है और मैं सड़कों में बैगिंग कर रहा हूँ। तो ये जो भी उनके साथ हो रहा है इसमें ज़िम्मेदार हम सोसाइटी ज़्यादा हैं। मेरा नहीं ख्याल कि माँ, देखिए चोर भी अपनी माँ के साथ रहता है, डिसेबल बच्चा भी माँ के साथ रहता है, हर तरह करैक्टर का इंसान भी अपनी माँ के साथ रहता है। तो मैं मान नहीं सकती, माँ बाप घर से नहीं निकालना चाहते। ऐसा होता है ये कि सोसाइटी कितना प्रेशर हो जाता है कि आप देखें ना, हर जगह तो आप उसको हरास कर रहे हो, अगर वो गुजर है कहीं से आप तब भी उसको गलत अल्फाज बोल रहे हो। तो फैमिली प्रेशर की वजह से खुद फिर जैसे रिश्ते होने हैं ट्रांसजेंडर्स के बहन भाई के, तो खुद माँ बाप कहते हैं तुम चले जाओ, तुम ना आना। तो उस सोसाइटी की वजह से करें। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की अवेयरनेस देनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए उन पेरेंट्स की कि जिनके बच्चे हो रहे हैं। कितने होते हैं अब आप उनके साथ क्योंकि काम कर रही हैं, तो हमें ये बताएं कि पिक कितनी जल्दी कर रहे होते हैं चीज़ों को? एक बड़ा अरसा वो तालीम और तरबियत से दूर रहे होते हैं, बचपन से उनको दूर कर दिया जाता है। पिकिंग पावर कैसी होती है? किस आप जब समझाती हैं कोई चीज़ तो फौरी पिक कर लेते हैं, मेहनती कितने होते हैं? लेकिन ट्रांसजेंडर में मिक्स क्वालिटी है, मैन भी है वुमेन भी है, तो उनकी पावर जो उनके हैं अंदर वो दो तरह की है, उनके वो मैन भी हैं और वुमेन भी हैं। तो ट्रांसजेंडर इस लिहाज से हमेशा क्योंकि करना चाहते हैं, उनकी हर चीज़ नहीं है, जैसे छोटे बच्चे की हर चीज़ नहीं, वो सीखना चाहता है, तो उनको सीखने के उनके एक लगन और शौक उनको होता है, तो डेफिनेटली उनकी जो पावर पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, अब इसको आप मज़ीद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आप 15 से 20 जो है ख्वाजा सिरा उनको एम्पावर कर चुकी हैं, आगे आपके प्लान्स क्या हैं? और क्या पूरे पाकिस्तान से आप इकट्ठे कर रही हैं? नहीं, अभी जो हम लाहौर साइड से हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में, क्योंकि मैं खुद गई नहीं हूँ कराची में। डेफिनेटली कराची में इन कॉन्टेक्ट में निशा राव के साथ, उनके साथ भी मेरी मतलब बात होती है, अगर वहाँ पर अगर हम ट्रांसजेंडर को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और सेकेंडली जैसे आपने बात की कि मज़ीद इसके लिए क्या किया जाए, तो मैं हमेशा से, आपने से पूछा है उसमें ये है कि हम ट्रांसजेंडर का शेल्टर होम इन फ्यूचर बनाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स एक सर्टेन एज में जाके बुजुर्ग होते हैं, डायबिटिक भी ट्रांसजेंडर, हार्ट पेशेंट्स भी ट्रांसजेंडर है, नबीना भी ट्रांसजेंडर्स हैं,
तो उनके लिए जो मैं चाहती हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ऐसा शेल्टर होम बनाया जाए जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स आके रहें। अच्छा। वो उनको, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में, तंग गलियों में रहते हैं। अब आप देख लें, वैक्सीनेशन है, ट्रांसजेंडर जो ग्रास रूट लेवल पर उनके पास ID कार्ड्स नहीं है, हमें वैक्सीनेशन में उनकी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस पर असद उमर साहब ने कहा था कि जिनके पास ID कार्ड्स नहीं है हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्लान आउट कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात तो हैं, यकीनी तौर पर वो उस एज ग्रुप में भी हैं, बीमार भी होंगे, जो हम बात कर रहे थे कि जी के हार्ट पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो तो जल्दी जाएं और जाके वैक्सीनेट करवाएं। बहुत शुक्रिया अनुषा, आप आई, आप बड़ा काम कर रही हैं और हमें सोसाइटी जो है उसकी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंशाअल्लाह। इसके साथ ही हम आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।